हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, प्राचीन भारत के सभी चैप्टर का एक अलग अलग वीडियो आएगा। दोस्तों, मैं आपसे यह वादा करता हूँ, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। दोस्तों, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे, एसएससी, नीट, जेआरएफ, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, सभी पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत होता क्या है? तो साहित्यिक स्रोत एक लिखित स्रोत होता है जिनसे हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलते हैं, जैसे बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ हैं, महाकाव्य, पुराण, ये सब क्या हो जाएंगे? साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। और पुरातात्विक स्रोत भौतिक साक्ष्य हो जाएंगे, जैसे ऐतिहासिक इमारतें, सिक्के, शिलालेख, ये सब क्या हो जाएंगे? तो भौतिक साक्ष्य हो जाएंगे। अब लिखित से अधिक प्रामाणिक क्या होते हैं? तो भौतिक साक्ष्य होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में? अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए कितने वेद हैं। तो पूछ रहे हैं किस वेद में प्राचीनतम वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह ऋग्वेद में सूचना दी गई। और दोस्तों 4 वेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में सूचना दी गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, यह पुराण को नहीं माना जाता है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद को माना जाता है, लेकिन पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है विश्व में अभल्य है, यानी कि विश्व में नहीं है? यह महाभारत यह दावा करता है, जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं। सही बात है। महाभारत पढ़ने और देखने से यही हमें पता चलता है कि क्या आदमी को नहीं करना चाहिए, और रामायण से हमें ये पता चलता है कि आदमी को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? यह बौद्ध का ही धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, यानी कि दोनों के बातचीत प्रश्न उत्तर का मिलिंद पन्हो में पुस्तक में दिया गया है, किस बौद्ध भिक्षु के संवाद का रूप में है? तो यह नागसेन के बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जा सकता है, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते थे, और यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह राजतरंगिणी है। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा ही गया है और पूछे ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है?
महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह पतंजलि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो यह अग्निमित्र है, अग्निमित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विक्रमाकंचरित के रचनाकार कौन है? विक्रमाकंचरित के रचनाकार कौन है? तो यह बिल्हन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह पृथ्वीराज राजराजो हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यह हेरोडोटस नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का यात्रा सबसे पहले किया था तो कौन किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो यह इंडिका है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो यह एस्ट्रेबो ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पिलनी की पुस्तक का नाम क्या है? पिलनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह नेचुरल हिस्टोरिया हो जाएगा। पिलनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? तो यह अज्ञातानाम यूनानी लेखक थे। अभी तक इनका नाम नहीं पता चला, लेकिन अज्ञातनामा यूनानी लेखक थे। फाहान कहाँ के निवासी था? फाहान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन के निवासी थे। फाहान चीन के निवासी थे। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला और आप किसी भी एग्जाम में देंगे तो 100% आप सभी प्रश्न बना के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह हेनसांग आया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहुमा कहकर संबोधित किया था? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहुमा कहकर संबोधित किया था? यह पाल वंश को संबोधित किया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया हुआ था? तो यह मोरक्को से आए हुए थे। मोरक्को से कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में मोरक्को है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने राजदूत अब्दुल रजाक जो 1443 से 44 ईस्वी में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? विजयनगर की यात्रा की थी। तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1861 में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर लिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्यानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसका खोजकर्ता कौन था? इसका खोजकर्ता कौन था? तो यह दयाराम साहनी ने था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1921 में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है
वह कौन कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास आर.डी. बनर्जी, जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह सिक्कों का धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एशिया माइनर स्थित गोगाज कोई का महत्व इसलिए है। एशिया माइनर बेगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता कौन कौन है? उसमें से 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसका महत्व है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यह जेम्स प्रिंसेप थे। प्रथम अंग्रेज पढ़ने वाला कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखा है? अशोक के अधिकतम शिलालेख किस भाषा व लिपि में लिखा है? तो यह प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक या अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक या अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह सार-ए-कुना जो कंधार में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो सार-ए-कुना जिसे हम कंधार कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यह खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। हेलियोडोरस एक वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो यह कहाँ से संदर्भित है? केवल वासुदेव से यह संदर्भित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह हाथी गुफा की अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो यह शक क्षत्रप रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में यह मिलता है? तो यह रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख का वर्णन किया गया है। यह महाक्षत्रप रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन के किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो यह 4th सदी में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो यह राजा चंद्र के स्मृति में बना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा होता क्या है? जब उसका पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में जला दिया जाता है, उसी को कहा जाता है सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
एरन अभिलेख में का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह भानुगुप्त से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? एहोल प्रशस्ति रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलते हैं? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलते हैं? तो ये एहोल अभिलेख से मिलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो यह एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राक्थन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राक्थन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा सूत्रपात किसने प्रारंभ किया? तो यह राजराजा प्रथम ने प्रारंभ किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह उत्तर मेरूर से जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1600 ईसा पूर्व में 1600 बीसी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो यह किसे माना जाता है? तो आहत सिक्के को प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यह इंडो बैक्टीरियन ने स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम चलाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो यह कुषाण ने किए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो यह शीशा का बना होता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के चलाई थी? यह किसने चलाई थी? तो यह कुषाण शासकों ने चलाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो यह गुप्त काल में जारी किए गए। अगर काल पूछ ले तो गुप्त काल। सर्वाधिक सिक्के शुद्ध सिक्के किसने ज्यादा किए थे? तो कुषाण ने किया था। कुषाण ने किया था, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर, आर्किमेडू? तो यह आर्किमेडू से रोमन सिक्के मिले हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो यह स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंकुर वाट कहाँ स्थित है? अंकुर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया? तो यह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है, यानी कि लिखी गई? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लैटिन भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चचनामा सिंध का इतिहास है। सिंध का इतिहास कौन है? तो चचनामा सिंध का इतिहास है। मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अरबी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? किसका व्यवसाय था? तो यह मगध का व्यवसाय था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? शुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो यह 1518 ईस्वी से 1522 ईस्वी के बीच चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाभारत के लिए
3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? महाभारत शुद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किया गया है? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के अहल अभिलेख में किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रवा तक अभिलेख संबंधित है, रवा तक अभिलेख संबंधित है, तो यह कनिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था हेरोडोटस ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी एवं खरष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? किसने ब्राह्मी एवं खरष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? तो यह किसने किया है? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो यह खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोत में इतना ही प्रश्न 80 प्रश्न था। सभी प्रश्न को हमने कवर करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।